हेलो, नमस्ते। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। अभी अभी मैंने 2 4 5 दिन 10 दिन पहले ही ठीक से मुझे डेट याद नहीं है, मैंने ग्रीस पर अपना एक एपिसोड डाला था। उसे आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, सुना भी होगा। इसलिए वो बहुत उस पर डिटेल मुझे जाना नहीं है। सिर्फ इस बात को देखना है कि हमारा और उनके साथ जो संबंध है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मोदी जी वहाँ गए। अभी अभी ब्रिक्स सम्मेलन खत्म हुआ, 3 दिनों का वो था, और उसके बाद वहाँ से वो सीधे अपने देश बाद में आएंगे। अब वो कल आएंगे नेक्स्ट डे, लेकिन वहाँ पहुँच गए। बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्री है, इम्पॉर्टेंट कंट्री है। एक समय था कि उसकी तूती बोलती थी, उसकी सभ्यता से यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप प्रकाशमान हुआ था। और वो एक ऐसा समय था जब उनका और हमारा संबंध बहुत काफ़ी गहरे संबंध थे, कल्चरल लेवल पर, ट्रेड के लेवल पर, और भी बहुत सारे जो जो भी एक इंटरेक्शन के लिए जो संबंध की जिस बात की ज़रूरत होती है, नॉलेज के लेवल पर नॉलेज का आदान प्रदान भी हुआ करता था। माना जाता है कि यूरोप में जो सभ्यता फैली, जिसमें ग्रीस का बहुत बड़ा योगदान था, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था ग्रीस के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है, परंतु यह सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन आज बात उस पर नहीं करनी है, बात इस बात पर करनी है कि मोदी जी का वहाँ जाना क्यों इम्पोर्टेंट है अभी इसी वक्त। हमें पता है, एक बात मैं यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कौटिल्य हुए थे, चाणक्य, उनके उनके कुछ सिद्धांत को देखेंगे तो बात की अहमियत समझ में आएगी। उन्होंने अपने समय में कहा था, जो उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जो अर्थशास्त्र तो नहीं था बेसिकली, तो वो पॉलिटिक्स की किताब है। बहुत मैग्नम ओपस उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी वगैरह बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे वहाँ उन्होंने रखा है कि सरकार कैसे चलती है, कैसे चलाई जानी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है इंटरनेशनल पॉलिटी के संदर्भ में बतलाते हुए राजा को क्या करना चाहिए, तो उसमें उनका बहुत बहुत स्पेसिफिक कैटेगोरिकल कहना था कि जो हमारा मित्र है उसका कोई अगर दुश्मन है तो वो मित्र हमारे लिए नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि दुश्मन का दुश्मन बराबर हमारे लिए मित्र होगा। दुश्मन का दुश्मन, अब इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि और भी वो उनके जो इंटरनेशनल पॉलिसी पर जो उनके काफ़ी डिटेल उसमें उन्होंने चर्चा की है, पर यहाँ जो मेरे लिए रेलिवेंट लगा कि मैं उसे शेयर करूँ। दुश्मन का दुश्मन बराबर आपका दोस्त होगा। अब यहाँ क्या है भाई, ऐसा क्या है कि दुश्मन, अब एक बात हमें पता है कि टर्की हमारे लिए कभी भी हितकर नहीं रहा है। वो ऑटोमन अम्पायर का एक तरह से वारिस अपने को मानता है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, और उसी कंटेक्स्ट में वो चीज़ों को अपने देश को आगे बढ़ाते हुए देखते रहना चाहते हैं। जो ऑटोमन अम्पायर, जो इस्लामी जो एक्सपेंशन जिस तरह से उस पीरियड में हुआ था, और उसके फॉल आउट होने के बाद अब जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उसमें पता नहीं वो नेचुरल अलाई उसने भारत के बजाय उसने पाकिस्तान को माना, इसलिए कि वो उसे बराबर लगता रहा है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो वो उसके लिए हितकर होगा। स्वाभाविक है, उसने हर फ्रंट पर हमारा कभी साथ दिया नहीं, और तब भी नहीं दिया जब हमने उसे मदद की। हालांकि इस बात की चर्चा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने मदद की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, तो किया, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ लेना भी नहीं था। लेकिन एक सामान्य एक अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ना चाहिए था, वो सब ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। हाँ, और उसी के बरक्स उल्टा अगर हम देखें तो ग्रीस के साथ हमारे संबंध तो अच्छे कल्चरल रहे ही, हजारों साल के पुराने संबंध हैं। लेकिन बाद के समय में भी हमारे जो उनके साथ रिलेशन रहे हैं 1950 में, हालांकि उनके साथ हमारा, मैंने इस पर बात की है पिछले वाले एपिसोड में, हमारा उनके साथ जो डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुआ, लेकिन
उसके पहले भी वो बराबर हमारे साथ खड़ा रहा था और उसके बाद से तो खड़ा खड़ा है ही है। कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, ग्रीस हमारे साथ रहा, यूएनओ का मसला हो, इन सब बातों की भी मैंने चर्चा की है। लेकिन अभी उस बात की कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में इसका यह बताना फिर से आवश्यक लग रहा है कि वो हमारे लिए हर वक्त पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर खड़ा रहा और उस स्थिति में भी रहा जबकि हमारे और उनके बीच टॉप जो डिग्निटरीज हैं, टॉप मोस्ट डिग्निटरीज, उनका एक्सचेंज बहुत फ्रिक्वेंटली कभी हुआ नहीं। आए गए हुआ, लेकिन अब प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पर आप यही मानिए कि अब 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पहली बार गए हैं और इस बीच में कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए जब वो हर इंटरनेशनल फोरम पर, यूरोपियन कंट्री है तो इसलिए ऐसे भी उसका इम्पोर्टेंस डिप्लोमेसी में बढ़ ही जाता है, वो हरदम वो खड़ा रहा। इकोनॉमी के मामले में वो निचले पायदान पर है, लेकिन बाकी अगर आप उसके जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग को देखें, उसके इतिहास को देखें और उसके प्रेजेंस को देखें और वहाँ उसकी मुखरता को देखें, तो ग्रीस हमारे लिए सदैव इम्पोर्टेंट रहा। और उसमें एक मूल कारण हालिया दिनों में एक यह भी है कि वो हमारे दुश्मन का मित्र है। तो दुश्मन का मित्र तो है, लेकिन एक तरफ उसके जो दुश्मन हैं वो हमारे मित्र हैं, तो वो हमारे लिए कारगर हो जाता है। ये मैं चाणक्य की बात कर रहा हूँ, चाणक्य ने जो बताया उस कंटेक्स्ट में मैं इसे देख रहा हूँ और वो बिल्कुल 100% सही भी है, उसे हम देख और समझ सकते हैं। अब यहाँ दोनों के जो संबंध हैं टर्की के और ग्रीस के, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओटोमन एम्पायर की अवधि तो मैंने बात कही ही कि वो अपने को वारिस मानता रहा, तो वो तो उसका अपना इशू रहा, लेकिन उसने ग्रीस को भी एक समय था कि वो ग्रीस उसका हिस्सा था, उससे वहाँ से टर्की का, वहाँ से उसने आज़ादी ली और फिर एक समय ऐसा भी था कि टर्की भी ग्रीस का हिस्सा था। तो ये सब चलता रहा पिछले सैकड़ों सालों में, ये उन दोनों के बीच यह सब चलता रहा, उठा पटक ये सब होता रहा। बीच में एक साइप्रस भी आ गया, साइप्रस को लेकर भी एक छोटा सा कंट्री, आइलैंड स्टेट है वहाँ वो फिर रिलीजियस मैटर, वो इधर चूँकि ग्रीस में क्रिश्चियनिटी को प्राथमिकता है, क्रिश्चियनिटी वहाँ है और टर्की में इस्लाम है, इस्लामिक रिलीजन को वो प्रमोट करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहीं, साइप्रस में भी ऐसा ही हुआ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उन दोनों के जो खराब संबंध थे, भारत के बड़े काम आया ग्रीस से संबंध बनाने में। ये अच्छा है स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिक्स में, तो ये करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। भारत ने ये किया और ये कोई आज ही नहीं हुआ, पहले से भी होता ही रहा है। और उसने वो दिखलाया भी है कि कई यूरोपियन कंट्री बराबर हम लोगों पर कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहे, हमारे इंटरनल मैटर पर भी वो कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहे, लेकिन ग्रीस ने ऐसा कभी नहीं किया। कश्मीर मुद्दे पर भी उसने सदैव साथ दिया है, कई बार। और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें उन्होंने साथ दिया। MTCR जो 2016 में था, वहाँ उन्होंने साथ दिया, हर जगह वो साथ देते रहे। तो और उसके बाद लेकिन वो हमारा संबंध उनके साथ चलता रहा। इसमें कई बातें साथ आ गई जो मोदी जी को जाना क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि एक तो अभी जिस तरह से यूक्रेन वार के बाद जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हॉट है और टर्की उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्ले भी रोल कर रहा है। रसिया और USA के बीच वो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप उसका चलता रहता है। वो नेटो का भी संबंध, वो मेंबर है, और जबकि नेटो का मेंबर ग्रीस भी है, कंट्राडिक्टरी है लेकिन है, और उसको वो प्ले करता रहता है टर्की रूस के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करने में। और कभी कभी वो ज़्यादा स्मार्टनेस उसके लिए भारी भी पड़ने लगता है। अमेरिका के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही किया कि उसे टॉस करना चाहा कई जगह, और उससे अमेरिका के साथ उसके संबंध भी थोड़ा आगे पीछे हुए। अब लेकिन ग्रीस एक ऐसा कंट्री है कि जिसे यूरोप का हर मेजर पावर उसे सपोर्ट करता है, वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, और भी जो भी कंट्री हैं, जर्मनी हो, सब उसे सपोर्ट करते हैं। USA तो करता ही है। तो वो भी भारत के लिहाज से ठीक था
क्योंकि अभी भारत जब वहाँ जा रहा है, भारत के संबंध इन दिनों यूएसए के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ कई फ्रंट पर ठीक ठाक बनाए जाने की चेष्टा हो रही है और बन भी रहे हैं। और वहाँ ग्रीस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि ग्रीस उसी फोल्ड में है। तो ये सब भी एक मसला था। भारत वहाँ पर उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी करना चाह रहा था। ऑलरेडी पहले से ही भी उनके संबंध भारत के साथ, हमारे साथ ग्रीस के संबंध हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी मिलता है भारत के लिए कि चूँकि टर्की बराबर भारत को पाकिस्तान के मसले में उलझाता रहा और वहाँ उधर से खड़ा होता रहा, ठीक है, उसके रिलीजियस कंटूअर्स हैं उसके लिए। तो भारत के लिए नेचुरली, ऑब्वियसली ग्रीस हमारे इम्पॉर्टेंट हो गया, चूँकि ग्रीस इस मौके के अवसर के रूप में हमें देने को तैयार था। उसमें उसका भी फ़ायदा था। और अब जब कई जगह जैसे साइप्रस में ही मसला हुआ और वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन और इस मुस्लिम पॉपुलेशन है, बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन पॉपुलेशन का है जो ग्रीस का है, और मतलब ग्रीस जैसे में जिस तरह से है, और एक छोटा जो हिस्सा है वो उधर है, उधर जो इस्लाम मानते हैं वो लोग हैं तो इधर से ही गए हुए, लेकिन वो वहाँ हैं। तो अब ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ट्रेड में लिए हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन भी होना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी यूक्रेन वार में बैलेंसिंग करने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को बैलेंसिंग करने के लिए, और अभी जबकि चाइना के साथ भी टर्की के बड़े अच्छे संबंध हो गए हैं, ग्रीस के साथ भी उसके संबंध ठीक हैं, लेकिन अब तो चाइना का तो करीब करीब जहाँ भी भारत अपना संबंध बढ़ा रहा है उसका, वहाँ चाइना का संबंध पहले से ठीक ठाक बना हुआ है वो, और उसके स्ट्रेटेजी अलग हैं। वो फाइनेंस देता है और फिर उस माध्यम से अपने हित को साधता है। तो ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में सब चलता है, हम उसे कंडेम उस तरह से कर भी नहीं सकते हैं, और बहुत आदर्श की बात तो चलती भी नहीं है। और अगर आदर्श की बात लोग करते हैं तो वो एक फेशियल लेवल पर ही होती है, वो उसका कॉस्मेटिक वैल्यू होता है, वो बहुत रियल होता भी नहीं है। लेकिन अब ये है, तो इन्हीं सब वजह से वहाँ गए हैं। उन्होंने सब बातों को रखा कि आगे हम लोग और कैसे अपने संबंध को बढ़ाएंगे। और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, वो यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है ग्रीस। तो और हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ चाहते हैं, इंग्लैंड के साथ चाहते हैं, उसमें भी उसकी एक अहम भूमिका होगी। इन सब बातों का भी ध्यान में रखना आवश्यक था, चूँकि भारत अपनी इकोनॉमी को और तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बना है, लेकिन हमारी 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 उड़ान लंबी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि अगले 5 साल में वो सत्ता में रहेंगे और भारत की इकोनॉमी को वो तीसरे लेवल पर तो जरूर ही पहुंचा देंगे ग्लोबल अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो। अब ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट दौरा था। और अब प्रधानमंत्री लौटेंगे और लौटने के बाद उसके जो बाकी चीज़ें होंगी वो ऑफिशियल लेवल पर होंगी, कई तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी बनेंगे, वो सब भी होंगे। तो मुझे लगता है कि एक यही वजह था जिसे हम लोगों को समझना ज़रूरी था। और अब मैं अगले अपने एपिसोड में ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ, उसके टेक अवे क्या थे और क्या हैं, उस पर मैं बात करूंगा। उससे भारत को कितना फ़ायदा हुआ, चीन को क्या फ़ायदा हुआ, रूस को क्या फ़ायदा हुआ, और बाकी जैसे ब्राज़ील को क्या फ़ायदा हुआ या साउथ अफ्रीका को क्या फ़ायदा हुआ या फिर इन्हें नुकसान क्या हुआ, इस पर मैं बात करूंगा। और फिर इसके क्या इम्पैक्ट बाद में पड़ने की संभावना होगी, इन सब चीज़ों पर मैं बात करूंगा। आज मैं इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ करिए, दोस्तों के दोस्तों को कहिए कि वो उनके साथ शेयर करें, और ये चैनल बढ़े, जिसमें आप लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि हम लोग आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।